पेनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। उसके बाद आता है पेनक्रियाज जो कि क्या सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। अच्छा, ये कैसा ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी ये ग्लैंड दो तरह का है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन में ये एंजाइम सिक्रीट करता है, सिक्रीट एंजाइम, और एंडोक्राइन में सिक्रीट हार्मोन। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम डक्ट फुल ग्लैंड भी कहते हैं, डक्ट फुल ग्लैंड भी कहते हैं, और एंडोक्राइन को हम डक्ट लेस ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, वर्ड इसमें है हमारा क्राइन। क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन। क्या होता है, सिक्रीशन। ठीक है, एक्सो मतलब आउटर और एंडो मतलब होता है इनर। सबसे इसमें भी अगर हम बात करें कि पार्ट की, तो ज़्यादा पार्ट किसका, ज़्यादा पोर्शन किसका होता है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस ग्लैंड में किसका है, तो वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड का 99% और एंडोक्राइन ग्लैंड 1%। ठीक है, पेनक्रियाज, इट इज अ फ्लैट लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लैप ऑफ डियोडेनम। सिंपल, ये फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। किस तरह से, जैसे हमने बनाया था करके, यहाँ पे स्फिंक्टर है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, फिर एक मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जाता है। ये सारा प्रोसेस जो भी है, अभी हम डायग्राम के थ्रू पूरा प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। सिंपली ये एक फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और कहाँ प्रेजेंट होता है, लैप ऑफ डियोडेनम, लैप ऑफ डियोडेनम। तो बच्चों, पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। क्या कह रहा हूँ कि जो पेनक्रियाज है क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस, जिन्हें हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट, पेनक्रियाटिक लोब्यूल्स एंड एकिनार लोब्यूल्स रिप्रेजेंट, क्या कह रहा हूं, रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज and islets of Langerhans represent endocrine part of the pancreas। और यही islets of Langerhans जो सिक्रीट करता है किसे, इंसुलिन, ग्लूकागोन। अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सिंपल कि पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट, जो पेनक्रियाटिक लोब्यूल्स है, जैसे हम हिपेटिक लोब्यूल्स पढ़ रहे थे, वैसे ही पेनक्रियाटिक लोब्यूल्स और एकिनार लोब्यूल्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्सोक्राइन पार्ट। कौन सा पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस रिप्रेजेंट एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या कह रहा हूं, 3 टाइप्स
ऑफ सेल्स, किसका, जो एंडोक्राइन पार्ट है वो कंसिस्ट करता है 3 टाइप्स ऑफ सेल से। वैसे 4 है लेकिन 3 जो मेजर है, सबसे पहला अल्फा सेल, नंबर 2 बीटा सेल, नंबर 3 डेल्टा सेल, नंबर 4 एफ सेल। इन्हीं को हम ए सेल, बी सेल, डी सेल या पीपी सेल भी कहते हैं। अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागॉन, यानी जिसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज में। नेक्स्ट है बीटा सेल यानी बी सेल सिक्रीट इंसुलिन। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट डेल्टा सेल या डी सेल, ये क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन जो कि एक्ट करता है वॉच डॉग की तरह, एक्ट एज वॉच डॉग। एफ सेल और पीपी सेल क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन टू कंट्रोल सोमैटोस्टैटिन, टू कंट्रोल सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो 3 तरह के मेजरली होते हैं, मैंने 4 आपको बताया है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। एक और ज़रूरी बात यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ आपसे, इंसुलिन के बारे में। हमने भी पढ़ा था ना बीटा सेल जो क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में और समझते हैं। अगर ये इंसुलिन ह्यूमन में पाया जाए तो उन्हें हम कहेंगे ह्यूमिलिन। ठीक है, अब काम की बात ये है कि आपने डायबिटीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा, ऐसा कोई नहीं जो सुना नहीं हो। ये दूसरी बात, डायबिटीज़ ये 2 तरह के होते हैं, एक कहलाता है डायबिटीज़ मेलिटस, एक कहलाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। यानी कि बॉडी में जो शुगर लेवल है उसका कम हो जाना। ठीक है, तो वो क्या है, इंसुलिन। और ग्लूकागॉन में क्या है कि इंक्रीज शुगर लेवल। इंसुलिन में क्या है, जो ब्लड शुगर लेवल है उसका कम हो जाना यानी कि लोअर। और ग्लूकागॉन में क्या है, इंक्रीज, क्या हो जाना, शुगर लेवल का इंक्रीज हो जाना। आगे हम बता रहे हैं कि डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उन्हें हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर में डायबिटीज़ मेलिटस, और जब कम होता है तो हम उन्हें कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन की स्टोरी है जो कि बताना ज़रूरी था। आई होप आपको क्लियर है ये डायबिटीज़ के बारे में, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में। अब बात हम करते हैं पेनक्रिएटिक जूस के बारे में। ज़रा सा पेनक्रिएटिक जूस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम अमाउंट की बात करें, 1 से 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट करता है ये। दूसरी बात, अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो इसका नेचर होता है एल्केलाइन, यानी इसका पीएच 7 के पार होगा। तो पीएच की अगर मैं बात करूं
तो ये 7.1 से लेके 8.2 तक इनका पीएच होता है। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं यानी कि केमिकल कंपोजिशन की, तो 99% ऑफ वाटर, एंजाइम्स और सॉल्ट का ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन 99% ऑफ वाटर, एंजाइम एंड सॉल्ट। तो अब आइए पेनक्रियाज के डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डियोडेनम, क्या कहा हमने, जो डियोडेनम है वहाँ से कहीं इसकी कहानी शुरू होती है। पहले भी हमने पढ़ाया था आपको, और हमने कहा था कि हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट मौजूद होता है। क्या होता है? दो डक्ट है, एक तो यहाँ डक्ट होता है और एक डक्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये है हमारा डियोडेनम। पहले सिंपल समझते हैं कि पेनक्रियास कहाँ है, लैप ऑफ डियोडेनम, ये रहा हमारा डियोडेनम। और जो यहाँ पे स्फिंक्टर है, क्या है, जो स्फिंक्टर है उन्हें हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, और जो यहाँ स्फिंक्टर है उन्हें हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ वाइडन। ठीक है, जहाँ से जो कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट जो है कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि हिपेटोपेनक्रियाटिक जूस सिक्रिएट कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, हिपेटोपेनक्रियाटिक जूस सिक्रिएट करता है। ठीक है, आगे जो डियोडेनम है, जो हमारा ये डियोडेनम है, ये क्या है, एक ऐसा डायलेटेबल स्ट्रक्चर है, किसके लिए, डाइजेशन के लिए। किसके लिए, डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे हमने स्फिंक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने बताया था कि फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो ये आपको दिख रहा है, ये है मेन पेनक्रिएटिक डक्ट है, मेन पेनक्रिएटिक डक्ट है, जिन्हें हम डक्ट ऑफ विल्सन भी कहते हैं। और इन्हें हम प्रिंसिपल पेनक्रिएटिक डक्ट भी कहते हैं, प्रिंसिपल पेनक्रियाटिक डक्ट। अब अगर हम ये कंटिन्यू इधर करते रहें तो यहाँ कहीं जो है हमें मिलता है एक डक्ट जिनका नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, जिन्हें हम कहते हैं एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। और इन्हें हम दूसरे भाषा में, आसान भाषा में हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला भी कहते हैं, हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला भी कहते हैं। तो सिंपली कि जो डियोडेनम है ये एक एक्टिव साइट है डाइजेशन के लिए, और जो हेल्प करता है, कौन, जो हेल्प करता है पेनक्रियाज कंप्लीट डाइजेशन में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इसमें स्फिंक्टर है, दो तरह के स्फिंक्टर थे, ऑडी और वाइडन। तो जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करता है वो कौन है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, और जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट है वो स्फिंक्टर ऑफ वाइडन उसको गार्ड करता है। आगे जब बढ़ते तो आता हमारा मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, उससे पहले आता हमारा एम्पुला ऑफ वेटर, और यही जो एक होता है हमारे यहाँ पे मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, और दूसरा जो हमारा है जाके कनेक्ट करता आगे वो होता है एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। आई होप आपको पेनक्रियाज के बारे में इन डिटेल, इन डेप्थ सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टमक ऑफ रुमिनेंट्स के बारे में, यानी स्टमक ऑफ हर्बीवोर एनिमल्स, या यूं कहिए कर्ड च्यूइंग मैमल्स के बारे में। आइए समझते हैं। जैसा कि हमारा एक पेट होता है, ठीक है,
सिंपल। लेकिन इनका जो होता है वो 4 पेट होता है, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं इनके पेटों में। सिंपली ये समझिए कि जो इनका पेट होता है ना, सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स है। रूमिनेंट्स का जो पेट होता है, स्टमक ऑफ रूमिनेंट जो है, जो इनका स्टमक होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सा होता है। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और इनके में एक प्रोसेस होता है चैम्बर टू चैम्बर, जिन्हें हम साइक्लोसिस कहते हैं। समझते हैं एक डायग्राम से कि इनका पेट ऐसे यहाँ से शुरू हो रहा है, सिंपली समझिए इस पेट में इनके 4 चैम्बर हैं। पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर। ठीक है, पहले चैम्बर को हम कहते हैं रीमेन। क्या कहते हैं, रीमेन। दूसरे चैम्बर को हम कहते हैं रेटिकुलम। तीसरे चैम्बर को कहते हैं हम ओमेसम और चौथे चैम्बर को हम कहते हैं एबओमेसम। ठीक है, रीमेन जो होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेटिकुलम को हम हनीकॉम भी कहते हैं क्योंकि ये ज़रा हनीकॉम स्ट्रक्चर जैसा होता है। ओमेसम जो होता है इन्हें हम सेल्टेरियम कहते हैं और एबओमेसम को हम रेमेट कहते हैं। ठीक है, आगे जो रीमेन से जो फूड है वो चलना शुरू हुआ, तो ये एक चैम्बर से क्या कर रहा है, ये एक चैम्बर से अगेन दूसरे चैम्बर, दूसरे से तीसरे चैम्बर में क्या कर रहा होता है, ये मूव करता है। यानी कि मूवमेंट ऑफ, यानी कि जो फूड है वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर। उस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। नेक्स्ट जो रीमेन है ये हमारा लार्जेस्ट चैम्बर होता है, लार्जेस्ट चैम्बर फॉर फूड स्टोरेज, फॉर फूड स्टोरेज। नेक्स्ट जो रेटिकुलम है वो हमारा स्मॉलेस्ट चैम्बर है। ठीक है, और ओमेसम जो कि डियर और कैमल में ये एब्सेंट होता है। क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। एबओमेसम इन्हें हम ट्रू स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू स्टमक कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका वजह ये है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो साइक्लोसिस किसे कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर इज कॉल्ड साइक्लोसिस। हमने 4 पार्ट बताए, रीमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबओमेसम। रीमेन लार्जेस्ट चैम्बर होता है फूड स्टोरेज के लिए, और एबओमेसम ट्रू स्टमक इन्हें हम कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। आई होप आपको ये क्लियर है। तो बच्चों एक बात मैं आपको यहाँ पे एक ऐड करता चलूँ कि जो सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। क्या काम ने, किससे होता है प्रोसेस, फर्मेंटेशन से। नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया किसका, जो सेलुलोज को तोड़ता हो, तो एनएरोबिक सेल्यूलेटिक बैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं र्यूमेनोकोकस। कॉकस एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, जो 4 तरह के शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के, उनमें से एक शेप है कॉकस। कॉकस होता है बैसिलस, स्पाइरिलम और विब्रियो, तो उनमें से एक शेप है कॉकस जो कि बैक्टीरिया का एक शेप है। और रीमिनो क्यों कह रहे हैं, रीमिन की वजह से, तो रीमिनोकोकस इस बैक्टीरिया का नाम पड़ जाता है। तो क्या कैसा बैक्टीरिया है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीमिनोकोकस बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सेलुलोज को ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको रूमिनेंट की जो स्टमक है उसके बारे में जो सारा प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमीबा के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। बेसिकली मैं यहाँ न्यूट्रिशन की बात नहीं, उसके मूवमेंट और उसके रिप्रोडक्शन की भी बात आपको साथ में बताते चलूंगा। तो सबसे पहले
अमीबा, अमीबा का पूरा नाम होता है अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस। ठीक है, अब अमीबा के बारे में हमें सबसे पहले आपको बताना है न्यूट्रिशन। देखिए, अमीबा जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहली बात, अगर मैं अमीबा की बात करूं तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कैसा है भाई? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमारी जो बॉडी है वो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, लेकिन एक अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल यानी एक सिंगल सेल से बना है। हमारे अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा है? होलोजोइक। कैसा है भाई? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो होलोजोइक टाइप का है। किस टाइप का? होलोजोइक टाइप का है। अब इस होलोजोइक टाइप का मतलब है कि हमारे अंदर वो तमाम चीजें, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, जो हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, इंजेशन हो गया, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में एक्सक्रीशन, या इन्हें हम कहते हैं इजेशन, या इसी को हम कहते हैं डिफिकेशन। ठीक है, सबका मतलब एक ही है। तो ये तमाम चीजें जो एक हमारे बॉडी में मिलियंस ट्रिलियन सेल से मिलकर बने, तो वो तमाम प्रोसेस जो हो रहा है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में यानी कि अमीबा में होगी। यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, वो तमाम प्रोसेस जो एक हमारे बॉडी में होती है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होगी। तो ये एक न्यूट्रिशन का टाइप है। क्या? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस तरह का टाइप है ये? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि एक सिंगल सेल अमीबा जो है वो परफॉर्म कर रही। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अमीबा के मूवमेंट के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से वो फूड को इनटेक करता है, किस तरह से उसमें डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर एक्सक्रीशन होता है, वो सारा तमाम प्रोसेस जो एक मूवमेंट द्वारा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अमीबा कुछ इस तरह का शेप होता है, यानी कि एक इरेगुलर सा शेप होता है, कोई फिक्स शेप नहीं है। और मैं उसमें अगर बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे दो तरह से यहाँ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा सोल जेल थ्योरी के बारे में। क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको? सोल जेल थ्योरी एक बड़ा फेमस थ्योरी है। ये एमीबॉइड मूवमेंट के बारे में, यानी सूडोपोडियल मूवमेंट के बारे में एक अच्छी थ्योरी है जिसे हाइमन साहब ने दिया था, सोल जेल थ्योरी। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं इसके बारे में। बेसिकली क्या कहा जाता है कि अमीबा के जो बीच में जो पोर्शन है, जो यहाँ पे है, वो क्या पाया जाता है? जेल पाया जाता है। और जो उसके साइड में जो होता है, तमाम बॉडी के जो साइड है, वो सब जगह पे क्या पाया जाता है? सोल पाया जाता है। यानी सोल यानी सॉल्यूशन और जेल यानी कि जेलेटिन। तो ये जो कंपोनेंट है, यानी कि एक सोल हो गया, एक जेल हो गया, तो ये सोल जेल थ्योरी कहलाती है। बेसिकली हमें इसमें ज़्यादा जाना नहीं है। मेन बात क्या है मैं आपको बताते चलूँ, जो दूसरी बात है, अहम बात। तो पहली तो ये सोल जेल थ्योरी होगी, जिससे हम क्या कहते हैं? सूडोपोडियल, या इन्हें ही हम एमीबॉइड मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसने रिकमेंड किया था कि ये सोल जेल थ्योरी किसने रिकमेंड किया? तो हाइमन साहब हैं, उन्होंने। ठीक है, और दिया किसने? यानी कि गिवन बाय मस्ट एंड पैक्टिन। मस्ट एंड पैक्टिन साहब ने क्या करा? इनको दिया। और रिकमेंड किसने किया? हाइमन साहब ने। और इसे सूडोपोडियल या एमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है अमीबा के बारे में, यानी कि सोल जेल थ्योरी। आई होप आपको क्लियर है। अब आइए दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसके इनगल्फ के प्रोसेस को, और वो तमाम डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, जो बेसिकली वो तमाम वो परफॉर्म्स कर रही होती है जो एक हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। तो वो सारा परफॉर्मेंस आइए अब देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अमीबा जो है वो इरेगुलर शेप का है, यानी कोई इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है।
यानी कि बेसिकली अगर मैं इस तरह से इसको बना दूं तो कोई हरज नहीं है, यानी कि ये इर्रेगुलर शेप का है। दूसरी बात ये कि हम जानते हैं कि जो अमीबा है, आपने सुना होगा वो सूडोपोडिया के बारे में कि एक फॉल्स फिट होता है, ठीक है। और नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि दो तरह के इनके पास फिट होता है, यानी पैर होता है। एक का नाम होता है बच्चों लोबोपोडिया। क्या होता है बच्चों? लोबोपोडिया। और जो दूसरा जो आप और हम जानते हैं वो क्या है हमारा? सूडोपोडिया। आइए अब दोनों टर्म में हम फर्क समझते हैं। सबसे पहले पोडिया का मतलब बच्चों होता है लेग, सिंपल। क्या होता है भैया? लेग। लोबो का मतलब होता है बच्चों स्टबी। क्या होता है? स्टबी, यानी कि बहुत मोटा ताजा सा है ना, हाथी जैसा। और सूडो का मतलब होता है बच्चों फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। इसे हम फॉल्स लेग या फॉल्स फिट भी कहते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है समझिए। जब तक अमीबा के सामने कोई ऐसा फूड नहीं है, कोई फूड पार्टिकल नहीं है, तब तक ये लोबोपोडिया एक्ट करता है। यानी लोबोपोडिया कब एक्ट करता है? इनएक्टिव स्टेज में। कब करता है? इनएक्टिव फॉर्म में। और सूडोपोडिया कब एक्ट करता है? एक्टिव स्टेज में, जब खाना उसको नजर आ रहा है। अब ये जो फूड पार्टिकल यहाँ पे है, क्या ये जो फूड पार्टिकल यहाँ पे है, फूड जो है उसको नजर आ गया अमीबा को, तो थ्योरी क्या है कि ये जो है, यानी कि जो इसका बाहर का जो ये मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगा? अपने आप को एक्सटेंड करेगा, अपने आप को क्या करेगा? एक्सटेंड करना शुरू करेगा, ठीक है। और ये जो फूड पार्टिकल है इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, इनटेक कर लेगा, ठीक है। और फूड के साथ साथ क्या होगा? यहाँ पे जो फूड है उसके साथ साथ ये जो यहाँ फूड है वो अपने चारों तरफ क्या एक वैक्यूल क्रिएट कर लेगा, जिन्हें हम कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, फूड वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो अपने चारों तरफ ही इसने क्या करा? एक यानी अपने पार्ट को एक्सटेंड किया और अंदर खाने को ले लिया। अब अंदर जो खाने को ले लिया है और साथ में क्या ये क्या फॉर्म किया? एक वैक्यूल, जिन्हें फूड वैक्यूल कहते हैं। और खाने को इनटेक कर लिया, इनगल्फ कर लिया। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोसाइटोसिस। साइटोसिस टर्म ये जो है असल में बेसिकली वो है साइक्लोसिस। क्या है? अभी हम साइक्लोसिस के बारे में जानेंगे। साइटोसिस यानी वो प्रोसेस, वो परफॉर्मेंस जो सेल में हो रहा है, ठीक है। और एंडो का मतलब होता है बच्चों अंदर, तो जो सेल के अंदर हो रहा है, क्योंकि अभी तो इंटेक किया ना, फूड को इनगल्फ किया, तो वो प्रोसेस क्या हुआ? एंडोसाइटोसिस। अब खाना अंदर आ गया, इंजेक्शन हो गया, अब डाइजेशन होना है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारा तमाम चीजें हो गई। अब क्या करेंगे? जो वेस्ट मटेरियल है, जो उसको एक्सक्रीट भी करना है, एक्सक्रीशन होना है, तो जो भी आपका जो वेस्ट मटेरियल जो है वो क्या होगा? अब एक्सक्रीट होगा, बाहर एग्जिट होगा, तो बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। और ये कौन हेल्प कर रहा होगा? कौन सा वैक्यूल? एक वैक्यूल होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या नाम है बच्चों? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि हेल्प करता है फूड को एग्जिट होने में, जो यानी कि वो ऐसा फूड जो मटेरियल यानी वेस्ट मटेरियल है उसको एग्जिट होने में बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोसेस है वो क्लियर समझ में आया। साइक्लोसिस क्या है कि वो तमाम प्रोसेस जो खाना जो यहाँ पे वो परफॉर्म कर रही होती है, यानी कि इंजेक्शन से लेके एक्सक्रीशन तक, तो वो तमाम जो साइकिल यानी कि वो परफॉर्म कर रही होती है एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि खाने को इंटेक से लेके एक्सक्रीशन तक, उस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस बेसिकली कहते हैं। आई होप आपको जो इसका मूवमेंट था, खाने का जो प्रोसेस था, इनटेकिंग, वो सारे तमाम चीज़ें आपको खूबी क्लियर समझ में आ गई होगी। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। तो अब बच्चों आप पढ़ते हैं हम रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो चाहे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अमीबा बेसिकली कुछ इस तरह के शेप का है, ये अपना न्यूक्लियस हो गया, बाकी क्या है? साइटोप्लाज्म में कुछ इस तरह से जो है ये बढ़ना शुरू होता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग साइटोप्लाज्म में। अब जैसे जैसे साइज बढ़ना शुरू हुआ न्यूक्लियस का, तो क्या ये आपस में आगे जाके दो हिस्सों में बाइफर्केट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को जो एक सिंगल पेरेंट से दो हिस्सों में टूट जाए, यानी कि टू डॉटर सेल में
यानी कि टूट जाए, एक यानी कि एक सिंगल पेरेंट जो है वो 2 डॉटर सेल बनाए, तो इस तरह के प्रोसेस को हम, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। अब यहाँ 2 हिस्सों में टूट रहा है तो हम इसे कह रहे हैं बाइनरी फिजन। बाय का मतलब 2, तो बाइनरी फिजन। अब यही अमीबा जब कुछ इस तरह का होता है, यानी कि जब वो क्या करता है, सिस्ट फॉर्म करता है, यही अमीबा जब क्या करता है, सिस्ट फॉर्म करता है, आगे जाके ये क्या होता है कि जो बहुत सारे जो है एमीबियोल जो होते हैं, ये क्या करता है, रिलीज करता है। अब क्या होता है कि इस तरह के ये रिप्रोडक्शन को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। यानी कि बहुत से, यानी कि 1000 की तादाद में यहाँ पे जो है एमीबियोल फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मल्टीपल फिजन। और एक प्रोसेस होता है बेसिकली बच्चों, रीजनरेशन। क्या होता है? रीजनरेशन। इसमें क्या होता है कि जो एक अमीबा है, मैं आपको ये बता दूं कि रीजनरेशन में जो अमीबा है वो क्या कर रहा है कि अपने आप को, यानी कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है वो अमीबा का होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और एक प्लेनेरियन ऑर्गेनिज्म है जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन है, लेकिन किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बेसिकली आपको प्लेनेरियन के बारे में यहाँ नहीं जानना है, तो बाइनरी फिजन हमें जानना था, मल्टीपल फिजन हमने जान लिया, और तीसरा हमने क्या बताया आपको? रीजनरेशन। क्या बताया? रीजनरेशन। तो इन तरीकों से क्या है, अमीबा जो है वो रिप्रोडक्शन शो करता है। बेसिकली हमें बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बारे में जानना था। ठीक है, तो आई होप आपको अमीबा के बारे में इन डिटेल, इन डेप्थ मैंने आपको बता दिया और समझा दिया। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बखूबी समझ में आया होगा। और न्यूट्रिशन इन एनिमल जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा हमने, काऊ के बारे में, यानी कि कर्ड चूइंग मैमल, यानी कि जो रूमिनेंट्स है बेसिकली, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा, उसके साथ साथ में हमने मूवमेंट और रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया। तो ये तमाम जो ये पूरा चैप्टर है, जो न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर था, हमने कवर किया। आई होप आपको इन डेप्थ, इन डिटेल आपको कंटेंट समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, बताने की, और उम्मीद करता हूँ कि मैं उसमें सफल भी रहा। तो इसी तरह से फिर हम मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो होप यू एंजॉय, और आपको अगर ये जो सारी वीडियोस जो हैं आप उसको एक लाइन से देखें और सीखें, पढ़ें, और उसको चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और तमाम वीडियो जो भी है आप उसको देखें, और आपको देखने के बाद लगता है कि वैल्यूएबल कंटेंट है तो उसे लाइक कर दें, उससे दोस्तों, यारों, परिवारों में से शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।